नमस्कार दोस्तों, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज इकोनॉमिक सिंप्लीफाइड सीरीज़ के लिए हम दूसरे लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। जो दूसरा लेक्चर है वो वास्तव में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के टॉपिक को कवर करेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के इस टॉपिक में हम 4 पॉइंट्स को लेंगे आज। पहला पॉइंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है और इसके बारे में क्या इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड है। दूसरा, एमएसपी के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तीसरा, स्वामीनाथन फॉर्मूला क्या है और एमएसपी के साथ क्या इश्यूज़ हैं। इन 4 चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस टॉपिक पर चर्चा कर क्यों रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया। सबसे पहली बात यह है कि आप देख रहे हैं लगातार किसान आंदोलन चल रहे हैं कृषि कानूनों के विरुद्ध। किसानों को एमएसपी की समस्या है। सरकार एमएसपी को ही शील्ड बना करके उसका जवाब भी देना चाह रही है। तो इन सब के बीच में कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी की घोषणा की है फॉर खरीफ क्रॉप्स जो जाड़े की फसलें होती हैं, उसके लिए सरकार ने एमएसपी की घोषणा की है। लगभग 3.5% के आसपास, यानी कि 3.7% के आसपास खरीफ क्रॉप की जो फसलें हैं उनकी एमएसपी को बढ़ाया गया है। तो इस वजह से हमें एमएसपी के बारे में जानने की ज़रूरत है, एमएसपी को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। एमएसपी होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन। एमएसपी जो है वो एक तरीके से किसानों को सरकार के द्वारा दिया जाने वाला इंश्योर्ड प्राइस है। यानी कि अगर मान लीजिए कि मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं और किसानों को उनकी लागत से कम या बहुत कम दाम पर अपनी फसलें बेचनी पड़ती हैं, तो उससे सुरक्षा देने के लिए सरकार क्या करती है, बाज़ार में हस्तक्षेप करके एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर देती है, जिस पर सरकार कहती है किसानों से कि अगर मान लीजिए कि कीमतें इससे कम हुई आपके उत्पाद की, तो आप अपना उत्पादन हमें बेच सकते हैं। तो बेसिकली एमएसपी एक इंश्योर्ड प्राइस है, एक तरीके की बीमित कीमत है जो गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कृषकों को, फार्मर्स को। अब ये डिसाइड कैसे होता है, हाँ, इसमें एक बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो एमएसपी है उसकी घोषणा हमेशा जो फसल को बोने का समय है उससे पहले सरकार कर देती है। ठीक है, तो फसल लगाने से पहले एमएसपी की घोषणा हो जाती है। अब ये होता कैसे है कि इसके लिए एक कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस है, CACP है, जिसकी रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी की घोषणा करती है। एमएसपी का जो प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है वो उसके बारे में एक छोटा सा इतिहास भी समझ लीजिए कि 1970 के मिड तक, यानी कि 75-76 तक भारत सरकार 2 तरीके हुई कीमतों की घोषणा करती थी। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, और दूसरा प्रोक्योरमेंट प्राइस यानी कि खरीद मूल्य। प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होता था उस पर गवर्नमेंट जो पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके लिए राशन खरीदती थी, और एमएसपी आप समझते हैं, अभी बताया गया है। जनरली क्या होता था कि जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता था वो एमएसपी से कम होता था। ठीक है, लेकिन 1975-76 के बाद सरकार केवल एमएसपी अनाउंस करती है, प्रोक्योरमेंट प्राइस अलग से अनाउंस नहीं किया जाता है। अब आते हैं आज के दूसरे टॉपिक पर। एमएसपी की घोषणा किन निर्धारकों के आधार पर की जाती है, कैसे एमएसपी का निर्धारण होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एमएसपी कैसे होता है। तो एमएसपी का जो डिटर्मिनेशन है उसके लिए मैंने आपको बताया CACP की रिकमेंडेशन होती है। जो CACP रिकमेंड करता है उसके बेसिस पर भारत सरकार घोषणा करती है एमएसपी की। CACP को 1985 तक जो है एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन कहा जाता था, कृषि मूल्य आयोग कहा जाता था, जो कि वास्तव में 1965 में एग्जिस्टेंस में आया, यानी कि CACP की स्थापना 1965 में हुई और उस समय इसका नाम था एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। 1985 में इसका नाम बदल करके CACP कर दिया गया। ठीक है, अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो CACP जो है 23 कमोडिटीज़ की एमएसपी की घोषणा करती है।
एमएसपी का रिकमेंडेशन देती है, घोषणा हमेशा गवर्नमेंट करेगी। जो 23 कमोडिटीज़ हैं उनमें से 7 केरल्स हैं, जिसमें गेहूँ, धान, सोगम, पर्ल, मिलेट, बार्ले और रागी हैं। 5 पल्सेस हैं, पल्सेस यानी दालें हैं, 7 ऑयल सीड्स हैं और 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। और कॉमर्शियल क्रॉप्स कौन से हैं? कोपरा, शुगरकेन, कॉटन एंड रॉ जूट। तो टोटल 23 फसलें हैं जिनकी एमएसपी की घोषणा की रिकमेंडेशन देती है सीएसीपी, जिसमें से 7 केरल्स, 5 पल्सेस, 7 ऑयल सीड्स और 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स होते हैं। सीएसीपी क्या करती है कि वास्तव में एक प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करती है, जिसमें वो अलग अलग कमोडिटीज़ के संबंध में जो भी उसकी रिकमेंडेशन होती हैं वो दिया करती है। अब जो सीएसीपी की घोषणा है उसमें वो सीएसीपी किस प्रकार से एमएसपी की कैलकुलेशन करती है, किन फैक्टर्स को कंसीडर करती है किसी भी चीज़ की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिसाइड करने में, तो वो फैक्टर्स हैं। सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई उस प्रोडक्ट या कमोडिटी की क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्राइस ट्रेंड्स इन द मार्केट क्या है, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर क्या है, मिनिमम ऑफ 50% एज द मार्जिन कॉस्ट ओवर प्रोडक्शन होना चाहिए, और इसके साथ कंज्यूमर्स पर क्या इम्प्लीकेशन होगा एमएसपी का। इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए जो सीएसीपी है वो एमएसपी के लिए भारत सरकार को रिकमेंड करती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है सीएसीपी की इन फूड ग्रेन्स और बाकी सारी फसलों के साथ साथ कि गन्ने के लिए एमएसपी की घोषणा नहीं होती। गन्ने का जो सिस्टम है उसमें एक अलग तरीके की प्रणाली है। वास्तव में गन्ने के लिए 1966 में शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर पास हुआ था। ठीक है, शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर पास हुआ था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत, और इसी के अंतर्गत सारी प्राइसिंग जो शुगरकेन की होती है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी, और उस समय इसको बोला जाता था स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइसेस यानी एसएमपी। ठीक है, लेकिन शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966 को अक्टूबर 2009 में अमेंड किया गया, और उसके बाद जो एसएमपी थी उसकी जगह पर एक नया कॉन्सेप्ट आया, और वो है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो गन्ने के लिए एफआरपी होती है, बाकी 23 फसलों के लिए आपकी एमएसपी होती है। तो जो एफआरपी है वो किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करती है फॉर रिकमेंडेशन ऑफ एफआरपी इन शुगर केन, तो उनमें वो फैक्टर्स हैं। पहला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन क्या है, क्या रिटर्न मिलेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर क्या है फेयर प्राइस पर, प्राइस ऑफ शुगर क्या है, रिकवरी रेट ऑफ शुगर क्या है, शुगर केन से गन्ना कितना रिकवर होता है, और इसके साथ साथ उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनसे क्या फ़ायदे और नुकसान हो रहे हैं, उसका क्या यूज़ हो जा रहा है, और उसके साथ साथ रीज़नेबल मार्जिन होना चाहिए। तो इतने फैक्टर्स को सीएसीपी कंसीडर करती है टू रिकमेंड एफआरपी ऑफ शुगर केन। इसके साथ साथ जो स्टेट्स हैं वो चाहें तो एफआरपी की जगह स्टेट एडवाइजरी प्राइस यानी एसएपी घोषित कर सकते हैं, और जो कि एसएमपी से नॉर्मली ज़्यादा होगा, यानी कि स्टेट थोड़ा एड ऑन करके एक एसएपी जारी कर सकते हैं गन्ने की मिनिमम कीमत के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक अलग कॉन्सेप्ट और भी है एमएसपी के ही अंतर्गत, वो है एमएसपी फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के संबंध में जो मामला देखते हैं वो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनके लिए भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जाती है, और इसके अंतर्गत शुरुआत में क्या था, जो 5th शेड्यूल के अंतर्गत जो स्टेट्स थे, जो 8 स्टेट थे, उनके लिए एफआरपी की घोषणा मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुआ करती थी, लेकिन नवंबर 2016 से इसका दायरा हर स्टेट के लिए बढ़ा दिया गया। तो जिन भी स्टेट में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके लिए अलग से मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जाएगी। अब आते हैं अगले मामले पर, स्वामीनाथन फार्मूला बहुत न्यूज़ में रहता है जब भी एमएसपी की बात आती है। तो वास्तव में एक नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स बना था, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स का गठन किया गया था, जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन।
इस कमीशन ने 2004 से 2006 के बीच में 5 रिपोर्ट सबमिट करी और इन 5 रिपोर्ट्स में उन्होंने अलग अलग तरीके बताए थे कि कैसे किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। तो अब जब भी किसान आंदोलन पर ध्यान से सुनेंगे और बाकी लोगों की बात कहेंगे तो सभी लोग यही बात कर रहे होंगे कि स्वामीनाथन कमीशन को लागू कर दिया जाए। स्पेशली जो विपक्ष में होते हैं वो हमेशा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की डिमांड करते रहते हैं। तो अब जो वास्तव में कैसे कॉस्ट डिसाइड होगी कि कितना एमएसपी दिया जाए, तो उसके लिए कॉस्ट के 3 फार्मूले हैं, ठीक है। तो जो पहला फार्मूला है उसको हम A2 कॉस्ट कहते हैं। A2 कॉस्ट मतलब किसी भी खेती करने में कितना खर्चा आया टोटल, ठीक है। जितना भी कैश पैसा खर्च हुआ या किसी भी सामान के रूप में खर्च हुआ उन सबको जोड़ लिया जाए तो वो A2 कॉस्ट कहलाती है। जैसे कि इसमें सीड्स शामिल होंगे, फर्टिलाइज़र शामिल होंगे, केमिकल, ठीक है। आपने जो लेबर हायर किए वो, फ्यूल, इरिगेशन के लिए जो खर्चे लगे आपके, जैसे ट्यूबवेल वगैरह का, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, वो सब आ जाएगा A2 कॉस्ट में, ठीक है। अब A2 कॉस्ट के बाद जो दूसरा फॉर्मूला है वो A2 प्लस FL का है। A2 प्लस FL का मतलब होता है कि जब आप A2 कॉस्ट के साथ साथ फैमिली लेबर को जोड़ लें, क्योंकि जो फैमिली के लोग उसमें काम कर रहे हैं उनको अलग से कोई पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो A2 प्लस FL ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें A2 में जितनी चीज़ें थी उसके साथ साथ फैमिली लेबर को भी आप ऐड कर लीजिए तो A2 प्लस FL कॉस्ट आ जाएगी। दूसरा है और तीसरा फॉर्मूला है C2 कॉस्ट, ठीक है। C2 कॉस्ट क्या है, इसमें A2 प्लस FL तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो भी आपकी ज़मीन है उस पर जो रेंट मिलता वो इंक्लूड होगा और कैपिटल एसेट पर इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। यानी कि इसमें रेंट और इंटरेस्ट, जैसे मैंने कल आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, तो लेबर और कैपिटल का जो खर्च है वो भी जोड़िए, ठीक है। सॉरी, लैंड और कैपिटल का जो खर्च है वो भी जोड़िए, क्योंकि किसान की खेत भले ही अपना है लेकिन उस पर उसको रेंट देना होता ना, अगर उसका नहीं होता तो वो जो ओन्ड लैंड है उस पर दिया जाने वाला रेंट प्लस जो उसने पूंजी लगाई उस पर दिया जाने वाला ब्याज, ये सारी चीज़ों को जोड़ लीजिए तो ये C2 कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। यानी कि A2 को जोड़िए, FL को जोड़िए और इसके साथ साथ रेंट और इंटरेस्ट को भी जोड़िए, अब आपका आ जाएगा C2 कॉस्ट। स्वामीनाथन पैनल का जो सजेशन था वो ये था कि आपको MSP के लिए C2 कॉस्ट प्लस 50% ऑफ C2, ठीक है। C2 प्लस 50% ऑफ C2 आपको MSP घोषित करनी चाहिए। 50% क्यों बढ़ाना है, क्योंकि किसान की आय को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये स्वामीनाथन पैनल का रिकमेंडेशन था। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि क्या इश्यूज़ हैं MSP के साथ, MSP को किस तरीके से, क्या मुद्दे हैं जो MSP के साथ ऐड ऑन होते हैं। तो पहला मुद्दा ये है कि ज़्यादातर MSP का फ़ायदा गेहूं और धान की फसलों को होता है, जबकि जो दालें हैं, जो तिलहन है, जो मोटे अनाज हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि अगर हम करंट लेवल पर बात करें, करंट पैटर्न पर बात करें, तो अब लोगों का फूड हैबिट्स चेंज हो गए हैं और जो अब देखेंगे लोग तो विटामिन रिच, मिनरल रिच और इस तरीके से प्रोटीन रिच फूड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो व्हीट और राइस के बजाय अब प्रेफरेंस लोगों की बदल रही है, लेकिन अभी भी MSP का फोकस ज़्यादा व्हीट और राइस पर होता है, ठीक है। दूसरी जो इशू है इसके साथ वो ये है कि इसकी MSP सब जगह पर एक समान रूप से सबके लिए अवेलेबल नहीं हो पाती। सभी किसान, सभी स्टेट और सभी क्षेत्रों में ये समान रूप से उपलब्ध नहीं। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बहुत कम कवरेज है MSP का। पंजाब, जैसे आप किसान आंदोलन के समय देखेंगे, पंजाब, हरियाणा, ये MSP के अंतर्गत वेल कवर्ड स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये एक जो रीजनल इम्बैलेंस, स्टेट वाइज इम्बैलेंस, फार्मर वाइज इम्बैलेंस है। छोटे किसानों का इसका कभी फ़ायदा नहीं मिलता है, ज़्यादातर इसका फ़ायदा बड़े किसानों को मिलता है। तो ये एक दूसरा मुद्दा है जो MSP के साथ जुड़ा रहता है। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि MSP से नीचे किसान किसी भी प्रकार से अपना फसल बेचने को बाध्य ना हो, इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जनरली अगर आप देखेंगे तो जो मार्जिनल फार्मर्स हैं और स्मॉल फार्मर्स हैं वो मंडी में लाने से पहले ही अपनी पूरी फसल बेच चुके होते हैं, ठीक है। तो उनको MSP का कभी भी फ़ायदा मिलता ही नहीं है। प्लस बार बार MSP बढ़ाने से गवर्नमेंट पर फिस्कल बर्डन बढ़ता है।
और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम MSP की बात कर रहे होते हैं तो हमारा WTO से बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि WTO के अंतर्गत ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आता है और ये 10% नॉर्म्स को भी ब्रीच करता है। तो WTO की नज़र में ये हमेशा एक गलत प्रैक्टिस है जो हम करते रहते हैं। तो MSP क्या है, कैसे होती है, CSEP क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए किस प्रकार से MSP होती है, गन्ने के लिए कैसे फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस होते हैं और इससे एसोसिएटेड मुद्दे क्या हैं, इसके साथ साथ हमने देखा कि स्वामीनाथन पैनल ने क्या कहा। अब हम इसको एक फ्यूचर स्टेप में ले जाना चाहेंगे जहां पर हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि क्या सॉल्यूशन है लॉन्ग टर्म MSP या नहीं, या लॉन्ग टर्म के लिए हमें क्या करना पड़े जिससे हमारी MSP पर डिपेंडेंसी ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी चाहिए वो ये है कि हम फॉर्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, खेत की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में वृद्धि करें। इसके साथ साथ खेती के कामों में इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों को बढ़ाएं, निवेश अच्छा करें, वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट करें, लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग को लेकर के ज़्यादा जागरूक करें और उन्हें सिखाएं, ठीक है। रूरल सेक्टर्स में रिफॉर्म्स करें जिससे कि लोगों को विभिन्न सुविधाएं और काम की विभिन्न अवसर अलग अलग से मिल सकें। इसके साथ साथ उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराया जाए, वो बैंक से और इस तरीके की व्यवस्थाओं से लोन ले सकें, इसके लिए सक्षम किया जाए। और साथ ही साथ इंश्योरेंस कवरेज भी बढ़ाया जाए जिससे फसल बर्बाद होती है तो उन्हें उसका ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों को करें, उनकी आय बढ़ा दें, उनकी टेक्नोलॉजी में उनको सपोर्ट दे दें और उनको अधिक ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए जितना सपोर्ट दे सकते हैं वो दे दें, तो जाहिर सी बात है उनकी MSP पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो आज के इस टॉपिक में हमने एक करेंट टॉपिक लिया जहाँ पर हम MSP की चर्चा बार बार सुन रहे हैं। अगले लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।